गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और जैसा कि बच्चों को पता है कि इससे जो पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल विषय है तो इसमें ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि आपके साथ में इसी प्रकार से मैं ज़्यादा डिस्कस करूँ, क्योंकि समय भाव में आपके जो एग्ज़ाम आ रही है उसके अनुसार। तो बच्चों आज जो बात करते हैं वो आज जो इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे वो अनावर्तबीजी नग्नबीज जिम्नोस्पर्म, जो एक ही नाम है जिम्नोस्पर्म के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जिम्नोस्पर्म की बात करें बच्चों तो जिम्नोस्पर्म जो शब्द है यूनानी भाषा के जो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और यूनानी भाषा के शब्दों की बात करते इसके अंदर देखिए आप कि जिम्नो और स्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, नग्न, ठीक है। और स्पर्म का मतलब होता है सीड। मतलब क्या होते हैं, इसके जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं। और नग्न बीज का मतलब क्या होते हैं कि इनके जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर रक्षित नहीं होते हैं। याद रखना, फलों के अंदर रक्षित नहीं होते हैं। नग्न बीज का मतलब बच्चों क्या है, या अनावृत बीजी, मतलब जो बीज होते हैं वो आवृत नहीं रहते हैं, फलों के द्वारा आवृत नहीं रहते हैं। या दूसरी भाषा में कहें तो बीज होते हैं फलों में रक्षित नहीं होते हैं, इसलिए इनको नग्न बीज कहते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि नग्न बीज का मतलब आप ये मत निकालना कभी भी कि इसका बीज चोल अनुपस्थित होता है। बीज चोल इसमें पाया जाएगा, ठीक है। बीज चोल तो पाया जाएगा, लेकिन ये फलों के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। और ये बात किसने बताई थी सबसे पहले? ये दार्शनिक जो थियोप्रेस्टस थे, जो एक यूनानी के दार्शनिक है थियोप्रेस्टस। और आपको पता है थियोप्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक भी है। यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैं, थियोप्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जो जनक है और जो एक यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने ये इस शब्द का सबसे प्रथम गठन किया था। और फिर आगे की बात करें तो जिम्नोस्पर्म को फल रहित बीज या पादप भी कहते हैं, है ना। ये मतलब फल रहित, इनमें फल नहीं पाए थे, फल होते तो बीज जिससे आवृत हो जाते। तो यही तो कह रहा है, जिम्नोस्पर्म में जो बीज होते हैं ना वो फलों के द्वारा आवृत नहीं होते हैं। तो फल रहित बीज वाले पादप भी बोलते हैं इनको, नहीं डायरेक्ट बीज ही होते हैं, अर्थात फल रहित पुष्पी पादप भी बोलते हैं ना। फेनोरोगम्स विदाउट फ्रूट, मतलब फल रहित पुष्पी पादप भी बच्चों इनको बोलते हैं। फल रहित पुष्पी पादप मतलब फल नहीं बनेगा, पुष्प लगेगा, लेकिन वो जो उसका जो अंडाशय होगा वो फल में परिवर्तित नहीं होता, अंडाशय पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। इनमें ये ध्यान रखना। फिर आगे की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म सबसे प्राचीन बीज उत्पन्न करने वाले पादप है, ठीक है, याद रखना। पृथ्वी पर इसका जो पिलियोजोइक महाकाल के अंत में जो 28 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, तब मेसोजोइक महाकल्प में प्रमुख वनस्पति रूप में विद्वान थे, है ना। मेसोजोइक के अंदर तो प्रमुख वनस्पति विज्ञान में ये थे, और इनका जो विकास हुआ था, इनका जो उद्भव हुआ था वो पीलियोजोइक महाकल्प के अंत में 2800 वर्ष पूर्व हुआ था। जिम्नोस्पर्म अपेक्षा छोटा वर्ग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष जो वंश हो जाती नहीं आते में, छोटा वर्ग है। इसके विश्व के अंदर ही बात करें तो इसके जो कुल जो है लगभग 70 वंश है। कितने हैं? 70 वंश और 700 और 725 जाति हैं। जबकि राजस्थान में केवल एक ही, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, राजस्थान में इसका एफिड्रा फोलेटा जो मोस्टली आवासों में पाया जाता है वो एक ही जो है वो पादप है, एफिड्रा फोलेटा। और इसके कई सदस्य जीवाश्म रूप में मिलते हैं, जैसे विलियमसोनिया, ये जीवाश्म आपको पूछ लेगा जिम्नोस्पर्म में से कौन सा पादप है जो जीवाश्म रूप में प्राप्त होता है, विलियमसोनिया, है ना। और आपको पूछ ले कि बताइए राजस्थान में से इनसा कौन सा है एक मात्र जो जिम्नोस्पर्म वो है, वो आता है एफिड्रा फोलेटा। फिर बच्चों आगे बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म के जो सामान्य लक्षणों की बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षणों की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो बाह्य आकारिक लक्षणों के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम बाह्य आकारिक लक्षणों के बारे में बात करें तो बाह्य आकारिक लक्षण जो होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, है ना। तो इसमें जो आपको पता ही है कि जो नग्न बीज होते हैं पादप बहुवर्षीय होते हैं। नग्न बीज पादप बहुवर्षीय काष्ठीय होते हैं, मतलब काष्ठ होती है इनकी। और सदाहरित वृक्ष होते हैं, सूप और झाड़ियाँ तक कंटलताई में नहीं पाई जाती। ये शाक नहीं होते हैं, याद है, इनमें जो होते हैं शाक जो हर्ब्स होती है वो नहीं पाए जाते हैं।
अधिकांश मरुद्भिद लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं। जो मरुद्भिद के लक्षण होते हैं, जैसे मैं बताऊंगा अभी लास्ट, अभी इसमें एक लाइन आएगी उसमें, तो मरुद्भिद जो लक्षण होते हैं वो भी दर्शाते हैं। पादप के होते हैं जो मतलब शुष्क जो प्रवृत्ति के होते हैं, डेजर्ट जो कैरेक्टर होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य पादप जो होता है वो द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है, याद रख लो, द्विगुणित स्पेरोफाइट होता है ना, द्विगुणित और बीजाणुद्भिद प्रकार का होता है। वहाँ पर जैसे अपन ने पढ़ा था एल्गी और ब्रायोफाइटा के अंदर पढ़ा था, तो वहाँ पर मुख्य पादप याद रखना बच्चों युग्मकोद्भिद था। वहाँ पर जो मुख्य पादप था वो युग्मकोद्भिद प्रकार का था। क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैं वापस डिस्कस कर रहा हूँ। एल्गी शैवालों के अंदर और ब्रायोफाइटा के अंदर पढ़ा था, तो वहाँ पादप युग्मकोद्भिद प्रकार का था। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो मुख्य पादप हो गया है वो अपन जिम्नोस्पर्म बात करें, मुख्य पादप होता है बीजाणुद्भिद प्रकार का होता है। जो बीजाणुद्भिद प्रकार का है तो क्या हो जाएगा बच्चों कि इसमें जो मुख्य पादप होता है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है, मतलब विकसित प्रकार का होता है। तो वहाँ पर क्या पाया, थैलस पाया जाता है ना। ब्रायोफाइटा और शैवालों के अंदर बात करें तो वहाँ पर थैलस पाया जाता था, मुख्य पादप का थैलस ही था। फिर आगे की बात करते हैं बच्चों, जड़ें मूसला मूलतंत्र बनाती है। साइकस की प्रवाल मूल्य, जैसे आपको पता है साइकस में प्रवाल मूल्य पाए जाते हैं, साइनोबैक्टर, एनामिना और नोस्टॉक पाया जाता है, याद रखना। पाइनस की मूलों में बाह्य पोषी कवक मूल उपस्थित होते हैं। पर्णे प्राय दो प्रकार की होती है। अपन बात करेंगे कि इसके अंदर जो पत्तियों की बात करें तो पत्तियां यहाँ पर होती है दो प्रकार की होती है। पत्तियों की बात करें तो बच्चों पत्तियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है। भूरे रंग की सल की पर्ण होती है और हरे रंग की सामान्य पर्ण होती है। तने पर झड़ी हुई सामान्य, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर इनका जो विशेष लक्षण होता है, याद रखना। पत्तियों के निशान पर्ण चिन्ह रहते हैं, मतलब झड़ी हुई पत्तियों के निशान रहते हैं। मान लो ये तना है, ठीक है, जैसे अपन साइकस की बात करते हैं तो इनमें देखो झड़ी हुई पत्तियों के इस प्रकार से निशान रहते हैं ना, है ना, इस प्रकार से ये झड़ी हुई पत्तियों के निशान रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से झड़ी हुई पत्तियों के इसके तने पर निशान रहते हैं, है ना, ये इनका प्रमुख लक्षण है। अब बात करते हैं बच्चों आंतरिक लक्षणों की। आंतरिक लक्षणों की बात करते हैं तो इनमें मूलों तनों में सवनपुल विकसित होते हैं। अपन जैसे वहाँ तक पढ़ते आ रहे हैं कि सवनपुल एल्गी ब्रायोफाइटा में पाए नहीं जाते थे, टेरिडोफाइटा में पाए जाते थे, लेकिन उनके अंदर जो वाहिकाएँ थी और जो चालनी नलिकाएँ थी वो अनुपस्थित थी, लेकिन कुछ अभाव था उनमें। अपन टेरिडोफाइटा तक की बात करें, लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पर देखो सवनपुल है वो विकसित प्रकार के, परंतु जाइलम और में वाहिकाएँ और फ्लोएम में सह कोशिकाएँ अभाव होती है। ठीक है, वहाँ पर क्या थी, वहाँ पर जो वाहिकाएँ थी टेरिडोफाइट अनुपस्थित थी और सह जो चालनी नलिकाएँ अनुपस्थित थी। यहाँ पर कौन सी कॉम्पोनेंट्स जो सेल्स है वो अनुपस्थित है। पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है तथा स्पष्ट वार्षिक वलय बनता है। अपने वहाँ पे पढ़ा था टेरिडोफाइटा में पढ़ा था बच्चों के, उसमें जो सेवन पुल पाए जाते थे लेयर जो अनुपस्थित है, मैंने वही बताया कौन कौन से उनके घटक होते हैं, सेवन पुलों के अनुपस्थित थे। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती थी। एक ही पादप था जिसके अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती थी, आपको पता होगा। अपन बात करें टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा के अंदर बात करें तो एक जैसे आइसोसाइटिस था, बोट्रिकियम में तनों में कैम्बियम बनती थी, है ना, और जिसकी वजह से थोड़ी बहुत द्वितीयक वृद्धि भी वो दिखाते थे। और इसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें क्या स्पष्ट नूल रिंग भी बनती है ना, वार्षिक वलय बनते हैं। वार्षिक वलय आपको पता है द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनते हैं। सभी द्वितीयक वृद्धि से बनी काष्ठ को मुलायम काष्ठ कहते हैं, है ना, क्योंकि इनमें वाहिकाओं का अभाव होता है ना। और जैसे सॉफ्ट वुड कहते हैं द्वितीयक वृद्धि से जो बनती है, जो वलय से बाहर की तरफ बनती है। पादप मरुद्भिद लक्षण प्रकट करते हैं, जैसे उपत्वचा की उपस्थिति भी पाई जाती है कुछ पादपों के अंदर। जैसे मैंने बताया ऊपर जो बात आई थी कि इन मरुद्भिद जो लक्षण होते हैं वो भी दर्शाते हैं। पर्णों में जो रंध्र होते हैं धसे हुए होते हैं ना, जो ये कि डेजर्ट कैरेक्टर है। फिर बात आती है जनन संबंधी लक्षण की बात करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणुक होते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं विषम बीजाणु प्रकार के मतलब होते हैं, इसमें दोनों प्रकार के बीजाणु बनते हैं। ठीक है, एक लघु बीजाणु भी बनता है और जो गुरु बीजाणु पर्णे वैसे तो नर व मादा संघ को निर्माण करती है। याद रखना जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु को मतलब किस पे बनेंगे, जो गुरु बीजाणु पर्णे होती है, गुरु बीजाणु पर्णों में गुरु बीजाणु धानियाँ पाई जाएगी, या लघु बीजाणु पर्णे। जैसे मान लो ये पर्ण है तो पर्ण के अंदर क्या हो जाएगी, ये लघु पर्ण है तो लघु बीजाणु धानी, और ये क्या होगी, सारी की सारी जो लघु पर्णे होती है इस प्रकार से। ठीक है, सारी की सारी जो लघु पर्णे होती है व्यवस्थित होकर के एक शंकु का निर्माण करेगी। ठीक है,
एक शंकु का निर्माण कर लेती है। इसी प्रकार से अपन बात करें गुरु बीजाणु की बात करें तो गुरु बीजाणु पढ़ने व्यवस्थित जो मादा शंकु का निर्माण करती है अपवाद। साइकस में मादा शंकु नहीं बनते, ये लाइन बार बार आएगी, आपको याद रखना। साइकस के अंदर आपको पूछ सकते हैं भाई साइकस के अंदर मादा शंकु बनते हैं कि नहीं बनते, साइकस के अंदर मादा शंकु नहीं बनते। शंकुप्राय एकलिंगी अर्थात एक बीजाणुधानी प्रकार के होते हैं। मतलब क्या होते हैं, इसके अंदर शंकु बनेगा तो उसके अंदर एक ही प्रकार की बीजाणुधानियाँ पाई जाती है। कुछ पौधों में द्विबीजाणुधानी शंकु बनते हैं, मतलब शंकु के अंदर दोनों बीजाणुयाँ जो नर और मादा की जो बीजाणुधानियाँ होती है वो पाई जा सकती है। एपिड्रा नीटम में, कुछ जातियों में पाइनस एक्सलेसा में के अंदर ये इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। लघु बीजाणु पर्णों पर उपस्थिति से मैंने पहले बताया था, जैसे लघु बीजाणु होगा तो लघु बीजाणु पर्णों पर, पर्ण जो लघु बीजाणु पर्ण होगी उसके ऊपर लघु बीजाणु धानी विकसित होगी और उस पर क्या लघु बीजाणुओं का परिवर्धन होगा। जो अंकुरित, ये जब गिरेंगे और ये अंकुरित हो जाएंगे, ये अंकुरित होकर किसका निर्माण करेंगे, अंकुरित नर युग्मकोद्भिद व नर युग्मक बनाते हैं। नर युग्मकोद्भिद बनेगा और उसके अंदर क्या हो जाएगा, नर युग्मक बन जाएगा। साइकेडस व गिकों में अतिरिक्त शेष वंशों में नर युग्मक अचल और अपक्षमाभी प्रकार का होता है। जैसे ये बता रहा है कि साइकेडस व गिगो के अतिरिक्त शेष वंशों में नर युग्मक जो होता है अचल होता है, ठीक है, इनके और बाकी इनके अलावा, ठीक है। तो इसके मतलब साइकेडस गिगो के अंदर नर युग्मक होता है वो किस प्रकार का होता है, चल प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से देखो अपन बात करें तो गुरु बीजाणु पढ़ने होगी, मतलब क्या होगी, जो मादा युग्मकों का निर्माण करती है उसमें गुरु बीजाणु धानियाँ पाई जाएगी और वो गुरु बीजाणु का जो मेगा स्पोर होंगे उनका निर्माण होगा और वो वहाँ से गुरु बीजाणु जो अंकुरित होकर क्या बनाएंगे, मादा युग्मकोद्भिद बनाते हैं, ठीक है। और मादा युग्मकोद्भिद के अंदर फिर क्या, जो स्थिर धानियाँ जो विकसित होती है उससे क्या हो जाएंगे, जो नर मादा युग्मक होते हैं उनका निर्माण होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो जिम्नोस्पर्म में वायु के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा परागण होता है, वायु के द्वारा परागण होता है। इसको एनेमोफिलस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एनेमोफिलस निषेचन जो होता है इनके अंदर वो नाल युग्मनी प्रकार का। नाल युग्मनी प्रकार का मतलब क्या हो गया बच्चों, इनके अंदर क्या होती है, पोलन ट्यूब बनती है कि जब परागकण अंकुरित होता है तो उससे क्या हो जाएगी, पोलन ट्यूब बनेगी और नर युग्मक होंगे वो इस नाल युग्म से, ये नली के द्वारा, स्पिनोगेमस के द्वारा जो अंड कोशिका होती है वहां तक पहुंचाए जाते हैं। तो इनमें भी क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म होते हैं उस प्रकार से एंजियोस्पर्म में भी अपन बात करेंगे, जो आवर्त बीजी है उनके अंदर भी किसी प्रकार का नाल युग्मनी प्रकार का जो होगा निषेचन होता है। तो इनमें आप याद रखना, आपको पूछ ले कि इनमें से किन में नाल युग्मनी प्रकार का पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन दो के जोड़े में देगा वो, जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, इस प्रकार से। तो आपको याद करें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में नाल युग्मनी प्रकार का निषेचन होता है। फिर बात करते हैं बच्चों भ्रूणपोष का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपके साथ में। जो भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का परिवर्तन निषेचन से पूर्व ही हो जाता है और सदैव किस प्रकार का, अगुणित प्रकार का होता है। निषेचन से पूर्व होने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर कि अपन आगे बात करेंगे एंजियोस्पर्म में बात करेंगे, आवर्त बीजी के अंदर जो बात करेंगे, आवर्त बीजी के अंदर क्या होता है कि आवर्त बीजी में किस प्रकार का होता है आपको बताइए बच्चों। आवर्त बीजी की बात करें तो आवर्त बीजी के अंदर द्विनिषेचन होता है और त्रिसंयोजन होता है। द्विनिषेचन और त्रिसंयोजन जो होता है इसके अंदर अनुपस्थित होता है। देखो ये बहुत अनावर्त बीजी के अंदर बाद में द्विनिषेचन और त्रिसंयोजन नहीं पाया जाता है और इसी वजह से जो इसका जो भ्रूणपोष होता है, इसी वजह से जो इसका भ्रूणपोष एंडोस्पर्म होता है वो जो निषेचन से पूर्व ही क्या होता है, विकसित हो जाता है, ठीक है, पूर्व ही परिवर्तन हो जाता है। अब आपको बताऊं, जो अनावर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन या त्रिसंयोजन नहीं पाया जाता तो ये क्या होता है, द्विनिषेचन त्रिसंयोजन क्या होता है, तो आप याद करना बच्चों। जैसे ये क्या होता है आपको बताऊं मैं, ये अंडाशय से होता है, इसके अंदर इस प्रकार से अंदर क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो से एक भ्रूणकोष पाया जाता है। भ्रूणकोष में ऊपर प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीच में द्वितीय केंद्रक होता है और नीचे की तरफ क्या होती है, 3 कोशिकाएं होती है, उनमें एक कौन सी, एक कोशिका होती है, ठीक है। और जब जब इनमें नाल युग्मक के द्वारा निषेचन होता है तो युग्मक जो आते हैं वो इसके द्वारा आते हैं, तो यहाँ पे 2 नर युग्मक आते हैं, याद रखना 2 नर युग्मक आते हैं। 2 नर युग्मक आते हैं, 2 नर युग्मक आते हैं, तो यहाँ पे 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 2 नर यु
एंजियोस्पर्म में हो रहा है वो बता रहा हूँ कि द्विनिषेचन त्रिनिषेचन क्या होता है, इनमें नहीं पाया जाता, याद रखना आप। तो इनमें एक जो नरयुग्मक होता है वो तो किसको, अंडकोशिका को निषेचित करता है, दूसरा अंड जो होता है वो द्वितीयक जो केंद्रक होता है, केंद्रक पाया जाता है, उसको निषेचन करता है, और त्रिअंश से भ्रूण का विकास होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है, यहाँ पर क्या होता है, भ्रूण का निर्माण। ये होता है। इस प्रकार का जो फैसिलिटी है वो किस में पाई जाती है, ये एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। तो इसमें क्या होता है, भ्रूणपोष का प्रयोजन। आपका क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से बनता है कि इनमें भ्रूणपोष का प्रयोजन किस प्रकार से होता है, निषेचन से पूर्व होता है, याद रखना है ना, अगुणित प्रकार का होता है। और अपन बात करेंगे आगे तो भ्रूणपोष जो होता है किसमें, किसमें, आवर्त बीजी में। एंजियोस्पर्म भ्रूणपोष होता है द्विगुणित होता है, यहाँ पर भ्रूणपोष है अगुणित है, हैप्लॉइड है, ठीक है। बीजों में बीजपुत्र की संख्या बात करें तो यहाँ बीजों में बीजपुत्र संख्या 2 होती है साइकस में, और अधिक भी हो सकती है कई बार जो पाइनस में होती है। एक से अधिक, देखो इसका विशेष लक्षण भी है, एक से अधिक भ्रूण बनने को बहुभ्रूणता कहते हैं। मतलब बीज होता है, बीज के अंदर क्या होता है, एक भ्रूण पाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में सामान्य रूप से पाया जाता है कि इसमें एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको पॉलीएम्ब्रोनी या बहुभ्रूणता भी कहते हैं। देखो इसमें जैसे मैंने बताया था शुरू में कि इसमें क्या होता है, जो अपन बात करते हैं आवर्त बीजी की बात करें, एंजियोस्पर्म की बात करें, उसमें क्या अंडा से फल में रूपांतरित होता है और उसके अंदर बीज पाए जाते हैं, तो वो आवर्त बीजी बोलते हैं उनको। यहाँ पर अनावर्त बीजी बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, नेक्ड सीड बोलते हैं, क्योंकि इनके बाहर फल बनता ही नहीं है। फिर फल क्यों नहीं बनता, कि फल नहीं होते बनते क्योंकि अंडा से ही नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अंडा से ही नहीं होता तो फल कहाँ से बनेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, आपको ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, बताइए जिम्नोस्पर्म अंडा से पाया जाता है नहीं पाया जाता, या इनमें से किस में अंडा से नहीं पाया जाता, तो आपको याद रखना है जिम्नोस्पर्म में अंडा से नहीं पाया जाता। अब जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण की बात करते हैं बच्चों, तो इन पादपों का जो वर्गीकरण कई वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था, लेकिन हम संक्षेप में चैम्बरलेन की पत्ती का अध्ययन करेंगे। चैम्बरलेन ने जो 1934 के अंदर जो 7 जो वर्गों के अंदर, गणों के अंदर, ऑर्डर के अंदर वर्गीकृत किया था इसको। सबसे पहला जो इसका जो डिवीजन आता है वो आता है साइकेडोफाइटा, ठीक है। साइकेडोफाइटा क्या क्या लक्षण है, देखो बच्चों इसमें 3 ऑर्डर हैं, सभी सदस्य लुप्त हो चुके हैं लेकिन इसमें, ठीक है। पहला जो इसका ऑर्डर है वो है साइकेडोफेलिकेलीज है, ठीक है। साइकेडोफेलिकेलीज है, इसके सभी सदस्य मतलब क्या लुप्त हो चुके हैं। इसमें जैसे उदाहरण की बात करते हैं लाइजिनोप्टेरिस है और मेडुलोसा है। इसके बाद दूसरा जो गण आता है, इसमें ऑर्डर आता है वो आता है साइकेडियोडेलीज, सभी सदस्य लुप्त है। उदाहरण की बात करते हैं विलियमसोनिया जो अपने आया था, जिसको जीवाश्म जो होते हैं, ठीक है, जिसको अपने जीवाश्म रूप में मिलते हैं, ये विलियमसोनिया जो साइकेडियोडेलीज का है। और साइकेडियो ईडिया भी इसमें एग्जाम्पल। तीसरा आता है साइकेडेली, सदस्य जीवित और कुछ लुप्त है, जैसे साइकस है और जेमिया है और निल्सोनिया है। फिर जो दूसरा जो डिवीजन आता है बच्चों इसमें, वो आता है डिवीजन कॉनिफेरोफाइटा। इसके 4 ऑर्डर है। पहला आता है कार्डेटिलीज, सभी सदस्य इसके लुप्त हो चुके हैं। कार्डेटीज, मिजोजाइलोन जो इसके जो वर्ग के सदस्य उनका नाम है। फिर जो नेक्स्ट जो इसमें ऑर्डर आता है वो गिंगोएलीज है, जिसका अधिकांश सदस्य लुप्त हो चुके हैं, जिसका जीवाश्म याद रखना गिंगो बाइलोबा, जो जीवाश्म नाम से जाना जाता है, इसका एक ही सदस्य है। गिंगोएलीज ऑर्डर का बच्चों याद रखना, गिंगोएलीज जो अपन बात डिवीजन कॉनिफेरोफाइटा में आता है, गिंगोएलीज इसके अधिकांश जो सदस्य हैं वो लुप्त है, केवल एक ही सदस्य है जीवित जीवाश्म, जिसको बोलते हैं उदाहरण गिंगो बाइलोबा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है कॉनिफेरेलीज है, इसमें कई सदस्य लुप्त हुए, कई जीवित भी है, ठीक है। उदाहरण पाइनस है, जीवित है, सीड्रस है, थूजा है, ओरोकिया है, ये सारे के सारे कॉनिफेरेलीज के अंदर आता है। फिर निटेलीज के अंदर आता है 3 वंश जो जीवित और कुछ लुप्त उदाहरण है, ठीक है। इसमें जैसे एफिड्रा, वेल्वेसिया, नीटम, ये इसी गण के अंदर या ऑर्डर के अंदर आते हैं। इसके बाद जो
आवर्त बीज के वर्गों के जो प्रमुख लक्षण की बात करते हैं, जैसे साइकोप्सिडा जो वर्ग है उसके क्या क्या लक्षण है, जैसे अपन जो वर्ग है इसके, ठीक है, वो उन वर्गों की बात करें तो वर्ग के अंदर जैसे साइकोप्सिडा है, कोनिफेरोप्सिडा है, ओनिटोप्सिडा है, ये 3 जो इसके वर्ग है उनके क्या क्या लक्षण है उनके बारे में बात करेंगे। तो साइकेडोप्सिडा की बात करते हैं। साइकेडोप्सिडा की बात करें तो सदस्य खजूर वृक्ष जैसे आकृति के होते हैं। वह खजूर वृक्ष की आकृति किस प्रकार की होती है? इस प्रकार से होती है, आपको बताइए। इस पर पत्तियां इस प्रकार से पाई जाती है शीर्ष पर, और तना होता है लंबा होता है, अभी पढ़ेंगे। तना बेलनाकार होता है, देखो ये, ठीक है। तना ऐसा कि होता है, ब्रांच नहीं निकलती जैसे खेजड़ी जैसे और पेड़ होते हैं उसमें। और पर्णचिन्ह पाए जाते हैं, तने पर क्या होते हैं, पत्तियों के निशान पाए जाते हैं गिरने के, ठीक है, पर्णचिन्ह पाए जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये खजूर इसमें पाए जाते हैं ना, आपने देखा होगा, ठीक है। खजूर इस प्रकार से पत्तियों के निशान पाए जाते हैं गिरने के। पढ़ने पाए पिच्छाकार होती है और संयुक्त तथा सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती है, ठीक है, संयुक्त होती है और सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती है। तने पर आंतरिक रूप से अपन बात करें तो इसमें कंजॉइंट प्रकार के स्तनफूल पाए जाते हैं और कोलेट्रल होते हैं, कंजॉइंट और कोलेट्रल। और अंत आदिदारुक प्रकार का होता है। अंत आदिदारुक प्रकार का मतलब होता है जो प्रोटोजाइलम होगा वो अंदर की तरफ होगा, और ओपन प्रकार के होंगे जो एक विल्ले के अंदर विस्तृत होंगे। ओपन प्रकार का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे अपन बात करते हैं तो ये, ठीक है, फ्लोएम हो गया और जाइलम हो गया, तो जाइलम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो गया, ठीक है। पीएक्स जो लिखा है मैंने, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम जो हो गया अंत आदिदारुक प्रकार का होता है, तो इसलिए इसको अंत आदिदारुक, एंडार्क। और ओपन का मतलब कैम्बियम उपस्थित होती है और फ्लोएम और ये पाए जाते हैं, ठीक है। और जाइलम फ्लोएम आपस में इस प्रकार से संयुक्त होते हैं, ठीक है। इसको बात करते हैं कोलेट्रल प्रकार का बोलते हैं। तो इस प्रकार, और ये सारे सारे एक वल्ले के अंदर पाए जाएंगे। फिर बात करते हैं द्वितीयक वृद्धि द्वारा विरल दारुक। द्वितीयक वृद्धि द्वारा, क्योंकि द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, बाहर की तरफ बनती है और सॉफ्ट वुड बनती है, अपन पढ़ी थी है ना, कोमल जो कास्ट बनती है। और विरल दारुक मोनोजाइलिक प्रकार की होती है। वो जो मोनोजाइलिक क्या होती है, आपको याद रखना कि ये जो होती है, आप बात करें, ये ज़्यादा मतलब नॉन कम्पैक्ट वुड होती है। नॉन कम्पैक्ट मतलब ज़्यादा रूप से मतलब संगठित नहीं होती है। और इसके अंदर क्या होती है, पेरेनकाइमा जो मर्दूतक होती है, मज्जा होती है, और जो इसका कोर्टेक्स वल्कुट वाला भाग होता है, याद करना, तो वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो जाइलम की जो ट्रेकिड्स जो वाहिनिकाओं की बात करते हैं तो वो संख्या कम होती है। इसलिए क्या होती है, ये कोमल प्रकार की वुड होती है। याद रखना, देखो क्या क्या बताई मैंने कि इसके अंदर जो बात करें तो ये एक तो नॉन कॉम्पैक्ट होती है। नॉन कॉम्पैक्ट का मतलब ज़्यादा संयुक्त या जैसे ज़्यादा दबी हुई प्रकार की नहीं होती है, मतलब ज़्यादा कठोर प्रकार की नहीं होती है। और इसके अंदर जो पेरेनकाइमा होता है, मर्दूतक होती है, वो ज़्यादा होती है। इसका मज्जा वाला भाग होता है वो ज़्यादा होता है। इसका वलकुट वाला क्षेत्र की कोशिकाएं होती है वो मर्दूत के प्रकार की और ज़्यादा होती है। और इसके अंदर जो जाइलम की जो ट्रेकिड्स होती है ना, ट्रेकिड्स की बात करें, वाहिनिकाओं की बात करें, वाहिनिकाएं कम होती है। और वाहिनिकाएं कम होती है तो क्या होती है, ये क्या होती है, इसका कॉमर्शियली यूज़ नहीं होता है। ये साइकस के अंदर पाई जाती है, अपने बात साइकस आता है, इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये क्या होती है, कॉमर्शियली यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो ये मोनोजाइलिक प्रकार की वुड होती है। एक पिक्नोजाइलिक प्रकार की वुड होती है, वो आगे आएगी जो अपन उनमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोनोजाइलिक वुड की याद रखना आप कि इनका जो मर्दूतक कोशिकाएं होती है उनकी संख्या ज़्यादा होती है। कोर्टेक्स की जो कोशिकाएं ज़्यादा होती है, वल्कुट की कोशिकाएं ज़्यादा होती है, मज्जा की कोशिकाएं होती है वो बड़ी और ज़्यादा होती है। और ये मतलब ज़्यादा कॉम्पैक्ट प्रकार, कॉम्पैक्ट मतलब ज़्यादा दबी हुई प्रकार, कठोर प्रकार की नहीं होती है। और इसके अंदर जाइलम जो ट्रेकिड्स होती है उसका भी अभाव होता है। जाइलम ट्रेकिड्स की वजह से आपको बताया तो कठोरता आती है, तो वो इसमें नहीं पाई जाती। इसलिए क्या होती है, विरल दारुक प्रकार के। सभी सदस्य एकलिंगाश्री होते हैं, है ना। सभी के स्तंभ पर शीर्ष लिंग अनुसार नर शंकु और मादा शंकु बनते हैं, है ना। अगर जैसे नर शंकु अलग बनेगा, मादा शंकु अलग बनेगा। केवल साइकस के अंदर ऊपर भी पड़ा था, अपने मादा शंकु नहीं बनते। मतलब नर शंकु अलग बनेगा, चाहे एक ही वृक्ष हो, लेकिन नर शंकु अलग बनेगा, मादा शंकु अलग बनेगा, लेकिन वो होंगे, वो अलग अलग होंगे शंकु, ठीक है। एकलिंगाश्री मतलब एक ही जो वृक्ष के डायोसियस दोनों पाए जाएंगे। इसके बाद कोनिफेरोसीडा का आता है दूसरा जो वर्ग आता है इसका। ये जिम्नोस्पर्म की सर्वाधिक बड़ी क्लास है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की बात करें सर्वाधिक बड़ी क्लास है। इसके सदस्य काष्ठीय, शाखीय तो सदाहरित वृक्ष होते हैं। मूसला मूलतंत्र पाता है जिसमें कवक मूल्य कवक उपस्थित होते हैं। शाखाएं इनकी जो होती है प्राय 2 प्रकार की होती है।
बोने प्रो वाली होती है और लंबे प्रो वाली होती है। पन्ने दो प्रकार की होती है, भूरी सल्क वाली होती है, एक तो भूरी होगी जो सल्क की होगी, और दूसरी होगी हरी पर्णे होती है। द्वितीयक वर्दी तने के घना दारुक या पिक्नो जाली का निर्माण होता है। याद रखो, देखो वहां पर अपने जो बात करी थी कि साइकेडोप्सिडा की बात करें, साइकेडोप्सिडा के अंदर कौन सी बन रही थी, विरल दारुक बन रही थी, है ना। और यहाँ पर जो दारू बन रही है जो तने में जो द्वितीयक वर्दी से गंधारुक कास्ट बन रही है। गंधारुक कास्ट क्या होती है, ये बात भी अपन करेंगे, दोनों मंत्र भी आपको याद होना चाहिए। गंधारुक की बात करें तो ये क्या होती है, ये मजबूत होती है। पहली बात तो गंधारुक की बात करें, पिक्नोजाली की बात करें तो क्या होती है, मजबूत होती है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, इसके अंदर जो जाइलम जो वाहिनिकाएं होती है, ठीक है, जाइलम जो वाहिनिकाएं होती है उनकी संख्या ज़्यादा होती है। जाइलम जो ट्रेकिड्स होती है उनकी संख्या जाती है। इसके अंदर उसका उल्टा है, वहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था कि जो मर्दूती कोशिकाएं ज़्यादा होती है और ज़्यादा मात्रा में इसका मज्जा पाया जाता था अपने मोनोजाइलिक की बात करें तो यहाँ पर पिक्नोजाइलिक की बात करें तो पिक्नोजाइलिक के अंदर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वलकुट वाला क्षेत्र होगा वो कम होगा, पित्त होगा वो मज्जा होगा, और जो मर्दूती कोशिकाएं होंगी वो कम होगी। और जो जाइलम ट्रेकिड्स है या बोले तो जो जो आपकी बात करें तो वाहिनिकाएं हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो इसमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी, लार्ज अमाउंट में पाई जाएगी। इसलिए क्या होती है, ये जो लकड़ी होती है ये ज़्यादा घन दारू कास्ट, मतलब क्या होती है, ये जो होती है ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग होती है। और इसका कॉमर्शियल यूज़ बात करें तो ये लकड़ी के जो सामान बनाने में काम आती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है पाइनस, याद रखना, पाइनस के अंदर पाई जाती है पिक्नोजालिक। प्राय रेजिन नलिकाएं उपस्थित होती है, वर्ष अधिकर एकलिंगाश्री, कुछ द्विलिंगाश्री भी होते हैं ना, है ना। कुछ में क्या होती है, जो नर और मादा शंकु एक ही पेड़ पर बनते हैं, और कुछ के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग बनते हैं ना। तो सभी से नर व मादा शंकु उत्पन्न करते, जैसे अपन ऊपर पढ़ा था, तो ऊपर के बारे में बात करें तो उसमें साइकस के अंदर मादा शंकु नहीं बनता, लेकिन इसमें कोनिपेरोप्सिडा की बात करें, कोनिपेरोप्सिडा के सभी सदस्यों के अंदर क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, शंकु बनते हैं, ठीक है। नर युग्मक अचल होते हैं, बीज जो होते हैं भ्रूणपोषी और बहुबीजपत्री होते हैं। तीसरा जो वर्ग की बात करें तो आता है निटोप्सिडा आता है। पादप सूप वृक्ष या कटलताएं हो सकती है इसमें भी। वेल्वेसिया में तना कंदीलों पत्तियों लंबी होती है। पर्णे सल्पीर सम्मुख और चक्रों में से द्वितीय काष्ठ में वाहिकाएं होती है ना। द्वितीय काष्ठ की बात करें जो वो द्वितीय ग्रोथ से या जो बनाते हैं सेकेंडरी ग्रोथ जिसको बोलते हैं, द्वितीय वृद्धि से जो काष्ठ बनती है उसमें वेसल्स भी होती है। शंकु एकलिंगी तथा पौधे एकलिंगाश्री होते हैं, है ना। एकलिंगाश्री होते हैं मतलब क्या हो जाएंगे, जो एकलिंगाश्री की बात करें तो एकलिंगाश्री का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि जो डायोसियस होंगे, मतलब नर और मादा शंकु पादप पे बनेंगे, लेकिन शंकु होंगे वो अलग अलग होंगे। बीजांड दो अध्यायों से घिराता है। भीतरी अध्याय अत्यधिक लंबा होकर बीजांड द्वारी नाल बनाता है। इसमें क्या बीजांड ही होगा, तो बीजांड जो बात करें तो बीजांड जो होता है वो इस प्रकार से, अपन जैसे बात करें एंजियोस्पर्म, तो इस प्रकार दो अध्याय पाए जाते हैं, ये अंदर वाला बाहर वाला। लेकिन जो भीतरी अध्याय है अत्यधिक लंबा हो जाता है, ये अध्याय जो लंबा हो जाता है और एक नाल की संरचना इस प्रकार से बना लेता है। इसको क्या बोले, बीजांड द्वारी नाल बनाता है। माइक्रो जी ये नाल बन गई इस प्रकार से, माइक्रोपाइलर ट्यूब कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अनावर्त बीजियों के आर्थिक महत्व के। देखो आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो इनसे क्या क्या प्रकार के उत्पाद अपन को प्राप्त होते हैं और किस प्रकार से अपने फायदेमंद होते हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात करें इमारती काष्ठ की बात है। कई वृक्षों में काष्ठ प्राप्त की जाती है, ठीक है। कई वर्षों से वृक्ष होते हैं जिनका विविध रूप से उपयोग किया, जैसे पाइनस है, सीडर्स है, एबीज है। कई जातियों से प्राप्त काष्ठ से फर्नीचर, खिड़कियाँ, रेलवे स्लीपर, पैकिंग के खोखे बनाए जाते हैं। जूनिपेरिस वर्जियाना की काष्ठ से पेंसिल के खोल, देखो कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम पे, पेंसिल खोल किसी बनाए, याद रखना जो कच्ची पेंसिल बोलते हैं ना आपको, है ना, जो HB पेंसिल आती है उसकी जूनिपेरिस वर्जिनियाना जूनिपेरिस वर्जिनियाना की काष्ठ से पेंसिल के खोल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। स्केल की और कलमें भी इससे बनाई जाती है। टेक्सीडियम और पोडोकार्पस की काष्ठ से प्लाईवुड बनाई जाती है। आपको पूछे बार प्लाईवुड किससे बनती है तो याद रखना टेक्सोडियम जो बहुत बड़ा आजकल व्यवसाय है, पोडोकार्पस की काष्ठ से प्लाईवुड बनाई जाती है। इसके बाद आती है रेजिन और तेल, किस किस से पौधों से प्राप्त होता है, जो जिम्नोस्पर्म के पादप है। हमारे देश में कई जिम्नोस्पर्म से पाइनस रॉक्सबर्गी, पाइनस बेलिचियाना,
व अन्य से व्यावसायिक उपयोग के रेजिन और तारपीन के तेल प्राप्त होते हैं। पाइनस लेरिक्स एबिजोरस से कनाडा बालसम, वार्निश, टेनिन आदि का जो भी प्राप्त हो जाते हैं। कनाडा बालसम वगैरह ये है क्या, ये औषधि निर्माण में इनमें ये काम आते हैं ना। विभिन्न प्रकार की जो सौंदर्य प्रसाधन के साधन होते हैं, जिसका बाम वगैरह होते हैं, है ना, जो लोशन वगैरह होते हैं, इनमें ये सारी चीज़ें काम आती है। वार्निश आपको पता है, जो दरवाज़ों के कहते हैं, टेनिन जो रंगने के काम आते हैं, ये जो होते हैं ये पाइनस लेरिक्स और एबिजोरस से प्राप्त होते हैं। इसके बाद बात है कागज उद्योग में बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म की काष्ठ मुलायम होती है। पाइशिया पाइनस मर्कुसाई की काष्ठ से कागज पल्प बनाया जाता है। ठीक है, इनसे पल्प बना के फिर कागज तैयार किया जाता है। भोजन के रूप में बात करते हैं, तो भोजन के रूप में बात करें बच्चों, देखो पाइनस जियार्डियाना के भुने हुए बीज होते हैं ना, उनको चिलगोजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइनस जियार्डियाना के भुने हुए बीज को चिलगोजा होते हैं, जो एक सूखे मेवों में सम्मिलित किया। सूखे मेवों जिसे बोलते हैं, जैसे अपन बादाम है, काजू है ना, इनको। तो उनमें क्या, इनके जो पाइनस जियार्डियाना के जो बीज होंगे उनको भून के इनके अंदर सम्मिलित किया जाता है, मेवों में सम्मिलित किया गया है। प्राचीन समय साइकस के तनों को उबालकर, साइकस का तना होता है उसको उबालकर जो मंड स्टार्च प्राप्त होती है, उससे क्या साबूदाना जो अपन व्रत वगैरह में खाते हैं ना, साबूदाना बनाया जाता है ना। साइकस इसीलिए जिम्नोस्पर्म को देखो इसीलिए खाया जाता है कि आपको पता ही होगा कि इसमें क्या होता है, जो ये न बीज से नहीं निकलता है, क्योंकि अपने बीज वाली चीज़ें नहीं खाते ना व्रत में, इसलिए क्या होता है, ये जो होती है तने से प्राप्त होता है, सीधा सीधा साबूदाना होता है। और ये मंड होती है, मंड स्टार्च होता है। स्टार्च आपको पता ही है, स्टार्च आपको पता ही है कि क्या होता है ना। जैसे स्टार्च अपने एक कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य सोर्स है। साइकस निटम में बीजों को भूनकर खाया जाता है। और लद्दाख में टेक्सास की छाल से चाय बनाई जाती है। शोभाकारी पादप की बात करें, इसमें कई जिम्नोस्पर्म पादप घरों में उद्यानों में उगाए, ऐसी कुछ जाते हैं। साइकस रिवोल्यूटा है ना, और साइकस ससिनेलिस है, जेमी है, क्यूप्रेसस है, थूजा है, बायोटा है, पाइनस है, एगेंथिस है। इनको सभी ये शोभाकारी पादप है और इनको क्या होता है, घरों में उगाया जाता है। इसका औषधि के रूप में बात करें तो बच्चों, औषधि के रूप में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है वो इसका है एफिड्रा। आपको पता है एफिड्रा जियार्डियाना से एफिड्रिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। आपको पता है एफिड्रिन आपकी किसी दवा में, जैसे श्वास की रोग की, दमा की, या कफ सिरप में देख लेना, एफिड्रिन मिलता है। तो श्वसन रोग में, सूखे बुखार में उपचार काम आती है। सिट्रस की जो काष्ठ है, मूत्र जो डायूरेटिक होती है और कार्बोनेटिक होती है, उसमें होती है। थूजा से गठिया, बुखार, खांसी उपचार किया जाता है। कुछ समय पूर्व टेक्सस की छाल टेक्सोल नामक एल्कलॉइड कैंसर में प्रभावी औषधि बनाई जाती है ना। टेक्सस जो है पादप है, उससे टेक्सोल जो औषधि प्राप्त की जाती है। टेक्सोल औषधि एक एल्कलॉइड है जो क्या होती है, आपको पता है टेक्सस कैंसर में काम आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और साइकस सर्सिनेलिस की बात, पत्तियों के रस से उपयोग पेट और त्वचा के रोगों में किया जाता है। अन्य की बात करें बच्चों, इसके अंदर जो अन्य जो महत्वपूर्ण जो इसके उपयोग हैं उनकी बात करें, जैसे टेक्सस बेकेटा की लचीली काष्ठ से धनुष बनाए जाते हैं ना। आपको याद धनुष, तो टेक्सस बेकेटा है, इससे जो काष्ठ होती है वो लचीली होती है, टूटती नहीं, से धनुष बनाए जाते हैं। और पहाड़ी प्रदेश में जिम्नो से काष्ठ का ईंधन के रूप में व्यापक किया जाता है। सुगा की काष्ठ से झोपड़ी की छत बनाई जाती है। कई काष्ठ से नाव के चप्पू, हल, बैलगाड़ियाँ और चूल आदि बनाए जाते हैं। पाइसिया तथा एबीज की काष्ठ से कठोते जो होते हैं, नाव के जो कठोते होते हैं ना, जो पानी को धकेलने का काम आते हैं, वो पाइसिया एबीज की काष्ठ से तैयार किए जाते हैं। तो बच्चों ये जो बात थी अपने जिम्नोस्पर्म की, जो अपना जो पादप समूह होता है उसके बारे में बात थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद जो आते हैं वो अगला जो सुविकसित, सबसे विकसित प्रकार का जो पादप समूह आता है वो आता है आवर्तबीजी। अब बात करते हैं बच्चों, आवर्तबीजी की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म का मतलब होता है बच्चों आवर्तबीजी, मतलब इनके बीज होते हैं फलों के द्वारा रक्षित रहते हैं, फलों के अंदर बीज रहते हैं। इनके पुष्प भी पादप समूह होते हैं। पुष्प होता है अंडा से भी पाता है, जैसे हम जिम्नोस्पर्म बात करें तो अंडा से नहीं पाया जा रहा था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अंडा से भी पाया जाता है, जो निषेचन के पश्चात किसमें, आपको पता है फल में परिवर्तित होता है। इस समूह के पादों को बीज फल भित्ति में आवृत रहते हैं। ये बहुत बड़ा लक्षण है जो पिछले वाले में नहीं पाया जाता था। अतः फल बीज से परिवित बीजों को युक्त पादपों को आवर्ती पादप या एंजियोस्पर्म कहते हैं। वर्तमान समय में पृथ्वी पर एंजियोस्पर्म पादप जगत के सर्वाधिक विकसित है। इनकी उत्पत्ति मीजोजोइक महाकल्प के क्रिस्टेशियन काल में हुई है। आप याद रखना, आपका मीजोइक में हुई थी, वहाँ पे अपने बात कर रहे हैं किस किसी
जो अपन आवर्तबीजी की बात करें तो आवर्तबीजी की आपको पता ही है ना। तो ये पेलेजोइक जो और मिजोइक महाकल्प के बीच में इनका हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पर जो मिजोजोइक में हुआ था। विश्व में इनकी बात करें तो इनकी 2,60,000 जातियां हैं, और भारत में बात करें तो 17,672, राजस्थान में 2200 जातियां मिलने का उल्लेख अभी हो चुका है अभी तक। इसके बाद इनके जैसे ये सबसे बड़ा जो समूह है वर्तमान काल में पादपों का समूह पृथ्वी पर प्रभावी वनस्पति के रूप में विद्वान है। ये जो अपन बात करें एंजियोस्पर्म की उससे। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है आवर्तबीजी के सामान्य लक्षणों की बात करते हैं बच्चों। तो सामान्य लक्षण क्या है इसके, जो अपने ज़्यादा मोस्ट ऑफ द पादप है, जो प्लांट्स है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स है वो इसी कैटेगरी का है। इनके जो लक्षण है अपन को ज़्यादा भली बातें से अपन जानते हैं। वितरण की बात करते हैं तो वितरण का विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी में सब जगह पाए जाते हैं। या उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव और इन दोनों के मध्य स्थित भूतल, भूमध्य सागर क्षेत्र और व्यापक रूप से पाए जाते हैं। आवास की बात करें तो समस्त प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो व्यापकता है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी जगह पाए जाते हैं। चाहे अपन मैदानों की बात करें, चाहे पर्वतों की बात करें, चाहे शिखर की बात करें, समुद्र की बात करें, मरुस्थल की बात करें, बहुतायत से मिलते हैं। कई पादप से मरुद भी, जैसे नागफनी है। कुछ पादप से जल में निगम होते हैं, जैसे हाइड्रिला वेलेंसिनेरिया है। कुछ लवणीय सागर में जैसे बात करते हैं, जैसे जल में जोस्टेरा, मेरिना, जवारनाथमुखी जो होते हैं इनमें भी है। जोस्टेरा मेरिना कुछ जवारनाथमुखी है। और इसमें फिर जैसे अपन बात करें राइजोफोरा, ठीक है, जैसे बात करें राइजोफोरा की बात करें तो इसमें कुछ अधिपादप के रूप में भी होते हैं। और जैसे वांडा है ये अधिपादप है। और मैग्रो वनस्पति का निर्माण जैसे राइजोफोरा एबिस ने मैग्रो वनस्पति है। और अधिपादप वांडा हमेशा याद रखना, अधिपादप वांडा मतलब जो अधिक ऊंचाइयों पे उगता है। अधिकांश स्थलीय जो शाक और वृक्ष जैसे नीम, आम, पीपल, कीकर, गेहूँ, मटर आदि, मतलब इसमें सारी कैटेगरी सभी वर्ग इसमें पाए जाते हैं। चाहे वृक्ष की बात कर लो, चाहे सूप की बात कर लो, चाहे साग की बात कर लो, सभी प्रकार के पौधे इस वर्ग में पादप समूह मिलते हैं। स्वभाव की बात करें बच्चों तो स्वभाव जो होता है इनका, तो स्वभाव की बात करें तो देखो स्वभाव किस प्रकार का होता है कि ये स्वभाव आसनिक विविधता मिलती है। जैसे सूक्ष्म वाल्फिया जो 2 mm का पादप होता है, ठीक है, केवल 2 mm का पादप होता है। और जो यूकेलिप्टस से 300-400 फीट लंबे भी होते हैं। अधिकांश सदस्य शाक्य में घासें, झाड़ियाँ, वृक्ष जैसे मैंने बताया सभी इसमें प्रकार के मिलते हैं। शाक जैसे गोखरू है, ठीक है, घास है, ठीक है, झाड़ी की बात करें आक और केलोट्रोपिस है। वृक्ष की बात करें बबूल, ठीक। आरोही पादप की बात करें जैसे बोगनविलिया है। मुख्य पादप की बात करें तो इनका जो मुख्य पादप होता है, जैसे अपन ये तो यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, बीजाणु विविध प्रकार का होता है। अधिकांश मामलों में इनमें सुविकसित तंत्र, प्रतंत्र भी विविधित होता है। प्रतंत्र स्तंभ तथा पर्णों से बना होता है ना। तो मतलब ये विकसित प्रकार के पादप होते हैं। पोषण की बात करते हैं तो ये स्वपोषी होते हैं ज़्यादातर, तो क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। बहुत कम सदस्य विषमपोषी के रूप पोषण करते हैं, जैसे परजीवी है, अमरबेल जैसे कसकट्टा है, अमरबेल बोलते हैं, परजीवी के रूप में दूसरे पादपों से भी भोजन करते हैं। मर्तब जीवी की तो इंडियन पाइप प्लांट है, जो मोनोट्रोपा बोलते हैं। आंशिक विषमपोषी से कीट पक्षी है, जैसे कीट पक्षी है अपना स्वपोषी भोजन भी ग्रहण बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। और कई बार क्या होता है बच्चों कि ये क्या होते हैं जो आपके कीट पक्षी है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप के द्वारा भी ये भोजन जो होते हैं विषमपोषी प्रकार के होते हैं। इसके बाद बात करें आंतरिक जो संरचना की बात करें इनकी, तो आंतरिक संरचना बच्चों क्योंकि विकसित प्रकार इनमें सभी प्रकार की आंतरिक संरचना होती है वो पाई जाती है। तो आंतरिक संरचना की बात करें तो आवर्तबीजियों में सुविकसित श्रवण तंत्र पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जाइलम फ्लोएम दोनों में ही जो चार घटक होते हैं, आपको पता है जाइलम के 4 घटक होते हैं, ठीक है, और फ्लोएम के 4 घटक होते हैं। चारों घटक इनमें पाए जाते हैं। तो जाइलम घटक कौन कौन से होते हैं बच्चों, देखो वाहिनिकाएं होती है जिसको ट्रेकिड्स बोलते हैं, ये पाई जाती है। वाहिकाएं होती है वेसल्स बोलते हैं, वो पाई जाती है। जाइलम रेसे होते हैं, जाइलम जिसको फाइबर्स बोलते हैं, पाए जाते हैं। और जाइलम मर्दूतक मतलब जाइलम के बात करते हैं तो जाइलम के चारों घटक पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अपन बात करें कि फ्लोएम की, तो फ्लोएम का निर्माण जैसे चालनी नलिकाओं से होता है, पाई जाती है। सहकोशिकाओं होता है, पाई जाती है। फ्लोएम रेसे पाए जाते हैं, फ्लोएम मर्दूतक पाए जाते हैं, मतलब चारों घटक पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पादपों द्वितीयक वृद्धि हेतु एदा भी पाई जाती है, क्योंकि एक बीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है ना। और द्विबीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि होती है, कैम्बियम भी पाई जाती है। जनन संबंधी लक्षणों की बात करें बच्चों तो जनन
के समय सभी एंजियोस्पर्म पुष्प धारण करते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, पुष्प होते हैं, पुष्प के अंदर आपको पता ही है युग्मक बनते हैं, है ना। फलों में जो बात करें, फलद पढ़ने जैसे पुंकेसर गुरु बीजाणु पढ़ने तथा स्त्री के लघु बीजाणु पढ़ने और गुरु बीजाणु पढ़ने विकसित होती है। नर व मादा युग्मकोद भी अत्यंत हसित प्रकार के होते हैं। मतलब क्या होते हैं, इनके कोमल होते हैं बहुत ज़्यादा। परागकण के समय पराग बीजांड दूर अंडप से वर्तिकाग्र ग्रहण किए जाते हैं। आपको पता है परागण क्या होता है, यहाँ वर्तिका जो ये है ना, अंडा से है, तो अंडा से की जो वर्तिकाग्र होती है इसके ऊपर परागकण आता है, फिर ये क्या नली के द्वारा यहाँ पे अंडा से तक ऐसे बीजांड के अंदर जो होता है उसके अंदर प्रवेश करता है। भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित जो अंड कोशिका होती है वहाँ तक जाता है। इसलिए इसको क्या निषेचन किस प्रकार से मैंने बताया, निषेचन जो नाल युग्मनी होता है, नर युग्मक अचल होते हैं, मतलब चलते नहीं, नाल के द्वारा या जो आपकी जो पोलन ट्यूब बनती है उसके द्वारा वो वहाँ तक जो अंड कोशिका तक पहुँच जाते हैं। भ्रूणपोष त्रिगुणित, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। ये भ्रूणपोष किस प्रकार का होता है, त्रिगुणित प्रकार का होता है बच्चों। त्रिगुणित क्यों होता है कि उसके निषेचन होता है 2n जो द्वितीय केंद्रक और एक नर युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, त्रिगुणित प्रकार का भ्रूणपोष बनाते हैं। इसमें अंदर एंजियोस्पर्म में बहुत ही विशेष लक्षण है, दोहरा निषेचन पाया जाता है और त्रिक संयोजन पाया जाता है। मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आपको, जिम्नोस्पर्म में बताया था, लेकिन एक बार और बताता हूँ कि ये जिस प्रकार से ये इसका स्त्री केसर पार्ट होता है ना, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये होता है इसका एम्ब्रियो सेक या भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश के अंदर क्या होते हैं, भ्रूणकोश के अंदर आपको पता ही होगा कि ये प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, ये द्वितीय केंद्रक होता है, और यहाँ पर क्या अंड कोशिका होती है। जब पोलन ट्यूब बनती है तो वहाँ से दो नर युग्मक आते हैं, एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है और एक नर युग्मक द्वितीय केंद्र को निषेचित करता है। द्वितीय केंद्र को निषेचित होता है तो 2n + n बना के 3n तो क्या बनता है, 3n तो क्या बनता है बच्चों आपका ये त्रिगुणित भ्रूणपोष बन जाता है। और एक n + n है ना, एक अंड कोशिका और एक नर युग्मक मिलकर 2n क्या बनाते हैं, भ्रूण बना लेते हैं, है ना, जिससे क्या भ्रूण का निष्पादन हो जाता है। बीज फलों में संरक्षित रहते हैं, सही बात है, अपन शुरू से पढ़ते हैं। बीज एक या दो बीज पत्र होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स हो सकते हैं। अब आता है इसके बीजों के पादपों का जो वर्गीकरण की बात करते हैं, तो वर्गीकरण किस किस प्रकार के हैं। तो ये जो बेंथम हुकर ने इनका वर्गीकरण पत्ती दी थी। इसके बाद एंगलर पेंटल की वर्गीकरण पत्ती भी आती है, आर्मजन और तर्कहसन की वर्गीकरण पत्ती भी आती है, थोर्ने की वर्गीकरण पत्ती भी आती है, कॉन्क्विस्ट की वर्गीकरण पत्ती आती है, और अपन जो पढ़ते हैं वो बेंथम हुकर की वर्गीकरण पत्ती ही पढ़ते हैं, आपको बच्चों पता होगा। और जैसा कि आपने जो आवर्त बीज पादप कुल पढ़े थे वो भी आपको पता बेंथम हुकर के वर्गीकरण पत्ती के अनुसार पढ़े थे। तो इसमें जो अंग्रेज वनस्पति के जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने आवर्त पादपों की एक वृहत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की। इस पत्ती में प्रकाशन दिया था 1862-1883 के मध्य 3 खंडीय ग्रंथ जेनेरा प्लेंटर में हुआ था। ये पत्ती मूल रूप से पूर्व प्रकाशित डीजी कंडोली की पत्ती पर आधारित थी, है ना, जो अपन पहले इस वर्गीकरण पत्ती में 202 कुल 7569 वंशों तथा 97,205 जातियाँ सम्मिलित की गई है। जो इसका जो पत्ती है इसके अंदर क्या होते हैं, श्रेणी को पुनः गणों व कुलों में विभाजित किया गया है इसमें, है ना, श्रेणियों को गणों में वह गणों को कुलों में विभाजित किया गया। देखो, तो सबसे पहले अपन बात करें डिवीजन फेनेरोगेम्स की बात करते हैं। ये सभी पुष्पधारी पादप होते हैं। फेनेरोगेम्स मतलब, फेनेरोगेम्स का मतलब ये पुष्प जो लैंगिक जनन के उपरांत बीजों का निर्माण करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन ये हो गया। फिर इसकी क्लास है डाइकोटिलिडन, जिसको आप द्विबीजपत्री भी बोलते हैं। इनके आपको पता द्विबीजपत्री के जो विशेष कैरेक्टर होते हैं ध्यान में रखो सारे के सारे। इस बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं, ठीक है भाई। मूल जैसे होती है अपना मरता है मूल तंत्र, जो मूसला मूल होती है, द्विबीजपत्री विशेष लक्षण तने आंतरिक रूप से संयुक्त संपार्श्विक अंताद्यरिक और वर्धी स्वयंपुल पाए जाते हैं, ओपन प्रकार के होते हैं, पाए जाते जो एक वेल्यू में व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार से अपन बात करें, ठीक है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ठीक है, बीच में कैम्बियम पाई जाती है। इस प्रकार से क्या हो गए, ये किस प्रकार के हो गए, ओपन वस्कुलर बंडल हो गए। और अंताद्यदारु का मतलब कि जब जाइलम को अपन 2 में तोड़ते हैं, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, इसको क्या बोला, अंताद्यदारु प्रकार के हो जाएगा इस प्रकार की। और ये क्या होते हैं, एक वल्य के अंदर व्यवस्थित है। इस प्रकार सारी की सारी क्या होती है, अपन बात करने के अंदर वल्य के रूप में व्यवस्थित है, इसके इसलिए क्या बोलते हैं इसको, है ना। और पर्ण में शिराविन्यास होता है, आपको पता है जालिका और शिराविन्यास होता है। द्विबीजपत्री की विशेषता क्या है, जालिका और शिराविन्यास पाया जाता है। पुष्प चतुर्थ या पंचतई होते हैं, ठीक है। इसके फिर बात करें जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं क्लास। इसमें बीज नग्न होते हैं, अर्थात फल भित्ति आवृत नहीं होते हैं,
ठीक है। जिम्नोस्पर्मी क्लास में रखा है। जिम्नोस्पर्मी क्यों रखा है? क्योंकि इसमें जो होते हैं बीज जो नग्न होते हैं। कुछ एंजियोस्पर्म के अंदर से कुछ पादप है जिनके अंदर जो बीज होते हैं फल भित्ति से रक्षित नहीं होते, इसलिए इनको किस में रख दिया गया है बच्चों? इसमें जिम्नोस्पर्मी के अंदर रख दिया गया। इसके बाद मोनोकोटिलिडन्स क्लास आती है, ये फेनोलगेम्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन। तीसरी, इसे मोनोकोटिलिडन एक बीज पत्र होता है। देखो, मूल तंत्र रेशम में होता है। संवन जो पुल होते हैं संयुक्त होते हैं, संपार्श्विक होते हैं, अंतःद्वारुक प्रकार के होते हैं, अवर्धी होते हैं, है ना। इनकी क्या होती है? कैम्बियम नहीं पाई जाएगी और भ्रूण ऊतक के में बिखरे रहते हैं। इनके पिक्स पर वहाँ तो एक वल्य के रूप इस प्रकार से अरेंज होते हैं, एक वल्य के रूप में, ठीक है। द्विबीजपत्र इस प्रकार से अरेंज होते थे सारे के सारे। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं आपको पता है? मोनोकोटिलिडन्स की बात करते हैं, एक बीज की बात करते हैं तो वस्कुलर बंडल होते हैं इस प्रकार से जो होते हैं उसमें भ्रूण ऊतक के अंदर बिखरे हुए रहते हैं। हालांकि इनमें होते हैं किस प्रकार कंडीशन होती है? वही होती है, लेकिन अवर्धी प्रकार के क्लोज होते हैं, मतलब जो जाइलम और फ्लोएम के अंदर भी कैम्बियम नहीं पाई जाती है। और जो समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, देखो इनके अंदर एक बीजपत्री का मुख्य लक्षण, और पुष्प तीर्थी होते हैं इस प्रकार से। इसके बाद आता है क्लास जो डाइकोटिलिडन की जो उपक्लासें हैं। डाइकोटिलिडन जो द्विबीजपत्री वाले थे उनकी उपक्लास भी इसमें बताई गई है। तो उपक्लास कौन कौन से बच्चों? देखो, पॉलीपेटली। पॉलीपेटली अपन पढ़ते आ रहे हैं। पॉलीपेटली का मतलब होता है बाह्य दल या दलपुंज होते हैं, अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते, है ना। तो इसमें देखो पढ़ सकते हो उसको पॉलीपेटली में। दूसरी उपक्लास गेमोपेटली, जब बाह्य दल और दलपुंज दोनों, गेमो का मतलब जुड़े हुए, है ना, संयुक्त दली होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं। बाह्य दल हो या दलपुंज हो, जब आपस में जुड़े हुए होते हैं, मतलब इस प्रकार से ये जुड़े हुए हो गए तो क्या हो जाएगा? इसको गेमोपेटली बोलेंगे। इसके बाद उपक्लास मोनोक्लेमाइडी आता है ना, मोनोक्लेमाइडी। नेक्स्ट, इसमें जैसे बात करते हैं तो बाह्य दल और दलपुंज अस्पष्ट होते हैं। मतलब क्या होते हैं? जब बाह्य दल और दलपुंज को स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता तो वहाँ पर एक टर्म्स यूज करते हैं, उसको बोलते हैं परिदल या बोलते हैं पेरियंथ। और जब परिदल जो बाह्य दला प्रकार के, परिदल में दो प्रकार के होते हैं, दला प्रकार के पेटिलोइड बोलते हैं, और जब यदि बाह्य दला हरे होते हैं दलों के, बाह्य दलों के समान, तो उसको सेपिलोइड बोलते हैं। इस प्रकार के होते हैं तो उनको मोनोक्लेमाइडी बोलते हैं। पॉलीपेटली की श्रेणियों की बात करते हैं तो पॉलीपेटली की श्रेणियों की बात करें तो बच्चों, थैलमीफ्लोरी, है ना, थैलमीफ्लोरी। पुष्प होता है, जयांगधर होता है, अंडा से। अब जयांगधर क्या होता है बच्चों? जयांगधर का अपन ने पढ़ा है कि जयांगधर में क्या होती है? ओवेरी सुपीरियर होती है, ये ओवेरी है, और जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, है ना। इस प्रकार की कंडीशन होती है। चाहे अपन दल, बाह्य दल की बात करें, दल की बात करें, और पुंकेसर की बात करें, तो ये क्या होते हैं? सब के सब नीचे होते हैं। इसमें ओवेरी क्या होते हैं? उर्ध्ववर्ती होते हैं। देखो, तो इस प्रकार की कंडीशन, और जैसे ओवेरी उर्ध्ववर्ती देखो, और चक्रिका जो होती है अनुपस्थित, मतलब यहाँ पे गद्दी नहीं पाई जाती है। यहाँ पे ओवेरी देखो, ओवेरी वाला पार्ट है सबसे ऊपर है, पुंकेसर दल और बाह्य दल सब नीचे है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। तो थैलमीफ्लोरी के अंदर जो कंडीशन होती है पुष्प की क्या होती है? वो हाइपोगाइनस प्रकार की होती है। इसके बाद आती है बच्चों श्रेणी डिस्की फ्लोरी। डिस्की फ्लोरी में है क्या कि कंडीशन तो वही हाइपोगाइनस प्रकार की है, ये ओवेरी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या चक्रिका एक गद्दी के रूप में व्यवस्थित होगी, और ये हो गया पुंकेसर, ये पुंकेसर, ये आपके बाह्य दल, और ये बाह्य दल। इस प्रकार से ओवरी तो क्या हो जाएगी? इसमें उर्ध्ववर्ती होगी, जयांगधर कंडीशन है। पुष्प तो अंडाशय के नीचे पर गद्दीदार चक्रिका, मतलब यहाँ पर क्या होगी? गद्दीदार चक्रिका पाई जाएगी, तो इसको डिस्क समान पाई जाएगी, इसलिए डिस्की फ्लोरी बोला गया। फिर आता है कैल्सीफ्लोरी श्रेणी। कैल्सीफ्लोरी पुष्प, इसमें जाएंगोपरिक, एपिगाइनस या प्रीजाएंगी दोनों ही कंडीशन पाई जाती है। अंडा से उर्ध्ववर्ती, अंडा से अधोवर्ती या अधर उदोवर्ती हो सकता है। अब एपिगाइनस कंडीशन आपको पता ही है कि बच्चों क्या होती है? ओवेरी क्या होती है? इस प्रकार से अंदर होती है, और ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर है, ये दल है, ये दल है, ये बाह्य दल, ठीक है। इस प्रकार से मतलब ओवेरी क्या होती है? अधोवर्ती होती है इसके अंदर, एपिगाइनस के अंदर। और जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, जब पुंकेसर की बात करें, चाहे दल की बात करें और बाह्य दल की बात करें, ऊपर होते हैं, और ओवेरी होती है धसी हुई होती है अंदर, इसको एपिगाइनस। और यदि ये बीच की कंडीशन हो, आधी ओवेरी ऊपर होती है आधी नीचे होती है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं परिजाएंगी कंडीशन बोलते हैं। वो भी इसमें कैल्सीफ्लोरी के अंदर भी पाई जा सकती है। फिर गेमो, ये तो अपन ने पॉलीपेटली की श्रेणियाँ पढ़ी है, ठीक है। ये जो अपन ने जैसे बात की, तो ये जो श्रेणी पॉलीपेटली की श्रेणियाँ पढ़ी। अब अपन जो बात करते हैं वो बात करते हैं आपके गेमोपेटली की। गेमोपेटली की श्रेणियाँ पढ़ते हैं। गेमोपेटली की श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन सी है? श्रेणी देखो, इन फेरी पुष्प जाएंगोपरिक, अंडाशय अधोवर्ती, पुंकेसर के प्राय अंडाशय के बराबर होती है। तो वो की वही कंडीशन है कि इसमें गेमो है, इसमें जो दल और बाह्य दल वो क्या है? गेमो मतलब जुड़े हुए हैं। लेकिन अंडा से जाएंगोपरिक है, जाएंगोपरिक हाइपोगाइनस होता है, अंडा से अधोवर्ती होता है ना।
जाइगोपरिक होता है। जाइगोपरिक क्या हो जाएगा, इसमें ओवरी क्या हो जाएगी, इन्फीरियर होती है इस प्रकार के, इन तभी तो इन्फीरियर नाम रखा है इसका। ओवरी क्या इन्फीरियर, ये पुंकेसर है, ये बाह्य दल है, ये पुंकेसर, ये बाह्य दल, और ये दल और बाह्य दल, मतलब कि ओवरी क्या अंदर की तरफ धसी हुई रहती है इसमें, ठीक है। तो इन्फीरियर ओवरी, इसलिए इसको इन्फीरियर के अंदर रखा गया है। गेमेटोपैथिक श्रेणियां पढ़ रहे हैं, तो गेमेटोपैथिक श्रेणियों की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है आपके इन्फेरी। पुष्प जाइगोपरिक होता है, पर जाइगोपरिक का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, अंडा से इसमें उदरवर्ती होगा, है ना। और अंडा से उदरवर्ती मतलब आपको पता ही है कि ये अंडा से होता है। इसमें जाइगोपरिक कंडीशन में क्या होता है, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका, और ये इसका जो अंडाशय भाग होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये पुंकेसर है, ये बाह्य दल है, दलाभ है, और ये बाह्य दल है। इस प्रकार से ये पुंकेसर, ये दल, और ये बाह्य दल, इस प्रकार से। तो इसमें देखो बच्चों कंडीशन क्या है कि इसके ओवेरी क्या है, इन्फीरियर, तो इसी के अंदर क्या है, इन्फीरियर के अंदर का ओवेरी क्या अधोवर्ती है। और पुंकेसर की संख्या क्या होती है, अंडाशय के बराबर होती है। अब अंडाशय 2 है तो पुंकेसर भी 2 होंगे, अंडाशय 4 है तो पुंकेसर भी 4 होंगे, इस प्रकार की कंडीशन इसमें होती है। फिर आती है श्रेणी हेटेरोमेरी आती है। पुष्प जो होते हैं वो बात करें तो पुष्प होते हैं वो किस प्रकार के, जायांगधर प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। हाइपोगन, अंडा से उधर जायांगधर मैंने बताया, ओवरी क्या हो जाएगी, उधरवर्ती हो जाएगी, और दूसरे फ्लोर पार्ट हो गए वो नीचे की तरफ होते हैं। अंडप सदैव 2 या 2 से अधिक या पुंकेसर के बराबर या दुगने होते हैं। श्रेणी बाइकार्पेलिटी की बात करें, पुष्प जायांगधर है, पुंकेसर दलों के बराबर या कम, या अंडप प्राय 2 होते हैं। पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर किसके बराबर हो जाएंगे, दलों के बराबर होते हैं ना। दल से 4 है तो पुंकेसर भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इस प्रकार से कंडीशन होती है। फिर आता है मोनोक्लेमाइड की श्रेणी की बात करें तो श्रेणी कर्व एम्ब्री, भ्रूणपोष के चारों ओर कुंडलित हो जाता है। देखो तो इस कर्व होते पोली, जो अपन बात है कर्व एम्ब्री, देखो कर्व एम्ब्री हो जाता है, कर्व हो जाता है किसके, भ्रूणपोष के चारों एंडोस्पर्म, तो इसको किस में, कर्व एम्ब्री के अंदर। मल्टी ओवुलेट एक्वेटिसी, जलीय शाक प्रत्येक काष्ठ में अनेक बीजाणु पाए जाते हैं इसमें। मल्टी ओवुलेट टेस्टिस, ये स्तंभ भी हो जाए, ये जलीय हो गया, है ना, एक्वेटिसी का। और इसमें टेस्टिस क्या भौमिक शाक होते हैं, और प्रत्येक काष्ठ में अनेक बीजाणु होते हैं, लेकिन क्या हो जाएंगे, ये जो होते हैं भौमिक मतलब धरातली होते हैं। इसमें माइक्रोएम्ब्री, भ्रूण अत्यंत सूक्ष्म और भ्रूणपोष बड़ा होता है। डेफिनेलिज, जायांग एकंडपी और एक बीजांड युक्त होते हैं। एक्लेमाइडोस्पोरी, अंडा से इसमें बात करें तो अंडा से किस प्रकार का हो जाए, अधोवर्ती, एक काष्ठीय, बीजांड 1 से 3 तक होते हैं। यूनिसेक्सुअलीज की बात करते हैं, पुष्प एकलिंगी होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब एकलिंगी। क्लास मोनो कोटिलिडनी की बात करें, श्रेणियां, बीज इसमें माइक्रोस्पर्म, सूक्ष्म बीज अंडा से अधोवर्ती होता है, अधोवर्ती अंडा से है, तो अधोवर्ती अंडा से है, तो कंडीशन किस प्रकार की है बच्चों, है ना, परिजाएंगे कंडीशन है। एपिगाइनी, बीज बड़े होंगे, अंडा से अधोवर्ती हो जाएगा, अंडा से अधोवर्ती, अधोवर्ती मतलब किस प्रकार के, एपिगाइनस प्रकार की कंडीशन ही बता रहा है, यह मतलब क्या हो जाए, परिजाएंगे कंडीशन, नहीं जाएंगोपरिक, सॉरी, ठीक है। फिर आता है कोरोनरी, अंडा से उद्रवर्ती, तो अंडा से उद्रवर्ती है तो कंडीशन कौन सी है बच्चों, है ना, अंडा से उद्रवर्ती है तो हाइपोगाइनस, जायांगोधर कंडीशन है। परिदल पुंज होते हैं, पाए जाते हैं और रंगीन होते हैं। कैलिसेनी, अंडा से उद्रवर्ती, है ना, जायांगोधर जो हाइपोगाइनस कंडीशन है। परिदल पुंज सूखे झिल्ली में होते हैं। न्यूडीफ्लोरी, अंडा से उद्रवर्ती, परिदल पुंज होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, है ना। और एपोकार्पी, अंडा से उद्रवर्ती, जयांग मुक्तांड प्रकार के होते हैं, और एपोकार्पस प्रकार के, है ना, अलग अलग प्रकार के जयांग होंगे, अलग अलग होंगे, अंडा से उद्रवर्ती हो। श्रेणी गुलमेसी की बात करते हैं तो जो परिदल पुंज होते हैं, हासित होते हैं, सल के होते हैं, और दूसरी अंडा से एक कोष्ठी, एक बीजांडी होता है। आवर्त बीजी, आर्थिक महत्व की बात है, आवर्त बीजी पता है आपको, सबसे बड़ा जो पादप समूह है वो है, और सभी जगह पाया जाता है। इससे जो होता है बहुत ज़्यादा इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इसके जो होते हैं, जैसे धान्य, अनाज, दालें, शर्करा, स्टार्च, वसा और तेल, और जो गर्म मसाले हैं, पेय पदार्थ है, फल सब्जियाँ, और मेडिसिन प्लांट, रेशे, इमारती काष्ठ, रंजक, बहुत सारी जो चीज़ें होती है, शोभाकारी पादप इस वर्ग में, इस समूह में बहुत ज़्यादा आते हैं।
जैसे मूलों से, स्तंभों से, पर्णों से, छालों से, वर्षों से, बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। बहुत सारे उपयोगी उत्पाद होते हैं वो प्राप्त होते हैं इनसे। और इससे अलावा जैसे बात करें लेटेक्स और रबड़ सील भी, इस तरह प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो भी इनसे मिलते हैं। जैसे अपन बात करते हैं धान्य की, बात करते हैं धान्य अनाज। पोएसी कुल के कुछ सदस्यों में जैसे कैरियोप्स में अनाज प्राप्त होते हैं। जैसे बात गेहूँ, टिटिकम एसिटाइम, चावल ओराजा सटाइवा, और मक्का, जिया, मेज, बाजरा, पेनिसिटियम, ग्लूकम। दालें की बात करते हैं तो दालें जो हो जाएगी वो इसमें मूंग है वो विग्ना रेडिएटा, उड़द की बात है विग्ना मूंगा, चना साइसा एटिनम, और अरहर की बात है कजानस कजान, लेंटिल मसूर लेंस क्यूलिनरिस है। वसी तेलों की बात करते हैं तो तिल सिसेमम इंडिकम है, मूंगफली एरिचिस हाइपोगिया है जो तेल प्राप्त होने वाले पादप है, सोयाबीन है, ग्लाइसिन मैक्स है, नारियल कोकस न्यूसीफेरा है। ठीक है। मसालों की बात करते हैं तो मिर्च में जैसे बात करें कैप्सिकम एनम है, हल्दी कुरकुमा लौंगा है, धनिया की बात है कोरिएंडम सटाइवम है, जीरा कुमिन साइमिनम है। औषधीय पादप की बात करते हैं तो जैसे अश्वगंधा है, विथानिया सोमनिफेरम इसी पादप समूह से प्राप्त होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। सर्पगंधा राउल्फिया सर्पेटाइना है, अमृत नील गिलोय टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है, अर्जुन टर्मिनल अर्जुना है ये भी। और ऐसे प्राप्त करने वाली बात करते से अपन बात करें कपास है, गोसिपियम हिरोसिटम है, जूट है, कोकोरस कैप्सुलरिस है, पर्सन हिबिस्कस कैनाबिनस है। तो ये सारे के जो सारे जो पादप समूह हैं इनसे विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो पादप हैं जिनसे अपन विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं प्राप्त की उनके बारे में डिस्कस किया था बच्चों। तो इस कक्षा के अंदर अपन ने बात करी है वो बात करी है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, और सारी की सारी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी जो अपने सिलेबस में है वो अपन डिस्कस करी है। आप एक बार इसको अच्छे से देखना, फिर आगे अपन जो आगे बात करेंगे वो अपने दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।